हेलो। पिछले क्लास में हम लोगों ने बुद्धिवाद पे चर्चा किया था। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्या बुद्धिवाद का सिद्धांत अपने ज्ञान के स्रोत के बारे में जो वो बुद्धि का सिद्धांत देता है, क्या उसको वो उसकी व्याख्या संतोषप्रद तरीके से कर रहा है? ज्ञान की व्याख्या क्या वो सही तरीके से कर रहा है? क्या वो विचार क्या वन साइडेड नहीं है? इन सब बातों पे यानी कि समीक्षा होगी बुद्धिवाद की। अब यह तय है कि ये समीक्षा कौन करेगा? तो ये समीक्षा अनुभववादी करेंगे, समीक्षावादी भी करेंगे। जैसे कांट के दर्शन को समीक्षावादी कहा जाता है। तो हम लोग कांट के दर्शन से शुरू करते हैं पहले कि उन्होंने कैसे यह दिखाया कि बुद्धिवाद का सिद्धांत जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन यह वन साइडेड है, एकांकी। एकाकी कहने का अर्थ यह है उनका, कांट जब ज्ञान की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो अनिवार्य हो, साथ में नवीन भी हो। अनिवार्यता और सार्वभौमता के साथ साथ नवीनता ज्ञान का लक्षण होना चाहिए। लेकिन जब आप देखेंगे, पहले भी आप देख चुके हैं कि बुद्धिवाद यह कहता है कि ज्ञान, यथार्थ ज्ञान वह ज्ञान है जो सार्वभौम हो और अनिवार्य हो। नवीनता की बात ये लोग नहीं करते। फिर अनुभववाद का दर्शन जब आप आगे देखेंगे उसमें इस बात की चर्चा होगी कि ज्ञान नवीन होना चाहिए। ये लोग नवीनता की बात करेंगे अनुभववादी। कांट कहते हैं कि नहीं, ऐसा कहना कि ज्ञान, नवीन ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है, या फिर यह कहना कि अनिवार्य और सार्वभौम ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है, गलत है। यथार्थ ज्ञान का लक्षण नवीनता तो होना ही चाहिए, साथ में अनिवार्य और सार्वभौम भी होना चाहिए। यानी कि दोनों सिद्धांत वन साइडेड है। जब आप कांट का दर्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, वो एक प्रोसेस बतलाते हैं, जिसमें वो मोटे तौर पर मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि वो ये न्यूमिना और फिनोमेना जगत मानते हैं। न्यूमिना जगत संवेदना का निर्माण करता है, और वो संवेदनाएं हमारी बुद्धि उस संवेदनाओं को ग्रहण करती है, और देश और काल बुद्धि के दो विकल्प हैं, उनके माध्यम से वो ढल के हमारे बुद्धि में प्रवेश करती हैं। फिर बुद्धि के 12 विकल्प होते हैं, 12 कैटेगरी होते हैं। उन कैटेगरीज में वो ढल के और फिर ज्ञान का निर्माण होता है। यानी कि बुद्धि का महत्व है। संवेदना अगर केवल वो बुद्धि के ढांचे ना हो तो हमें ज्ञान नहीं हो पाएगा। साथ ही ढांचा हो, बुद्धि हो, लेकिन संवेदना ना हो तो भी ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो बुद्धि का महत्व है ज्ञान में, लेकिन बगैर संवेदना के, बगैर अनुभव के ज्ञान नहीं हो सकता। अब कांट के दर्शन में इसको विस्तार से देखेंगे। मोटे तौर पे आप ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया यही होती है उनके दर्शन में कि वो फिनोमेना जगत की बात करते हैं। वो उनके दर्शन में आप इस विस्तार में न जाएं कि वो फिनोमेना, वो संवेदनाएं कैसे बनती हैं। वो नोमेना का एक जगत होता है जो इस संवेदना को निर्मित करती है। फिर वो संवेदना का अनुभव हमें होता है। अनुभव के माध्यम से वो संवेदनाएं हमारे बुद्धि के विकल्पों में आती हैं, बुद्धि में आती हैं, देश और काल के माध्यम से फिर बुद्धि के 12 विकल्पों में ढलती हैं। फिर उससे ज्ञान का निर्माण होता है।
यानी कि ज्ञान निर्माण में अनुभव और बुद्धि दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है, और कोई एक न रहे तो ज्ञान का निर्माण नहीं हो सकता, ऐसा कांट कहते हैं। तो पहली ही समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि ज्ञान के स्रोत के रूप में बुद्धिवाद का जो सिद्धांत है वो वन साइडेड है। फिर एक दूसरी आलोचना की जाती है जिसमें यह कहा जाता है कि जो बुद्धिवादी हैं वो अनुभव के ज्ञान पे, उस ज्ञान को वो यथार्थ ही नहीं मानते, उसे महत्व ही नहीं देते अनुभवजन्य ज्ञान को। तो या लाइबनिज ने तो अनुभवजन्य ज्ञान ही नहीं माना है। और आप देखते होंगे साधारण अनुभव आपका होना चाहिए, यह साधारण ज्ञान की बात है कि वैज्ञानिक ज्ञान पूरी तरह से अनुभवजन्य ज्ञान पे आधारित है। आप जब उस ज्ञान को महत्व नहीं देंगे, यानी कि आप वैज्ञानिक ज्ञान को महत्व नहीं देते हैं, और विज्ञान ने जो प्रगति की है या विज्ञान कितना उपयोगी है यह बताने की आवश्यकता किसी को नहीं है। और वैज्ञानिक ज्ञान को पूरी तरह से नकार देना, अनुभवजन्य ज्ञान को नकार देना, यह कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए भी इस ज्ञान मीमांसीय स्रोत के रूप में बुद्धिवाद की आलोचना होती है। फिर एक कांट की आलोचना हम लोगों ने देखा, फिर ये देखा कि वैज्ञानिक ज्ञान की अवहेलना सही नहीं है। फिर हम लोग एक समीक्षा में यह भी कहा जाता है, उदाहरण देके, कि जैसे बुद्धिवादी कहते हैं कि जो ज्ञान गणितीय ज्ञान इनका आदर्श है और जिसमें यह दिखाया जाता है कि 2 + 2 = 4, तो यह उदाहरण भी दे दिया जाता है कि 2 बूंद और 2 बूंद को मिला दिया जाए तो एक ही बूंद हो जाता है, तो गणित का ज्ञान वहाँ फेल हो जाता है। ऐसा भी हमें ज्ञान मिलता है, तो अनिवार्यता की बात वहाँ पे समाप्त हो जाती है, या सार्वभौमता की बात समाप्त हो जाती है कि 2 + 2 = 4 होता है। 2 + 2 2 बूंद और 2 बूंद को मिलाते हैं तो 1 बूंद बन जाता है। इसलिए उस अनिवार्यता और सार्वभौमता के सिद्धांत पे प्रहार करने का प्रयास किया गया है। फिर डेकार्ट के दर्शन को जब हम लोग देखेंगे तो डेकार्ट ने सबसे पहले जन्मजात प्रत्यय की बात की थी। लॉक एक अनुभववादी दार्शनिक होंगे जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लॉक जब आते हैं तो वो ये बात कहते हैं कि जन्मजात प्रत्यय से हमें कोई ज्ञान होता ही नहीं है। हमारी बुद्धि एक कोरे स्लेट की तरह होती है जिसपे अनुभव के माध्यम से हम जो लिखते हैं वो अंकित होता है। वो ये उदाहरण भी देते हैं कि ज्ञान अगर बुद्धि में पहले से मौजूद है, जन्मजात है, तो पागल व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति को क्यों नहीं ज्ञान हो जाता है? लोग पागल और मूर्ख कैसे हो जाते हैं जब वो ज्ञान उसमें जन्मजात है, अंदर भरा पड़ा है? तो इस बात की आलोचना करते हुए लॉक दिखाते हैं कि कोई भी ज्ञान जन्मजात हमारे अंदर नहीं होता है। बुद्धि की भूमिका है, जब आप उनका दर्शन देखेंगे तो कहेंगे कि बुद्धि की भूमिका बस इस बात का है कि हमें जो अनुभव होता है, संवेदनाएं जब हमारे अंदर आती हैं, प्रत्यय जब बनता है, सीधे जो आती हैं संवेदनाएं, सरल प्रत्यय बनता है। उन सरल प्रत्यय को, बहुत सारे सरल प्रत्ययों को मिला के मिश्र प्रत्यय यह बुद्धि बनाती है। यानी कि ज्ञान का प्राथमिक स्रोत तो अनुभव से ही प्राप्त होता है। उस प्राप्त हुए अनुभव को या प्रत्यय को जो कह लें आप, उसे बुद्धि आपस में मिक्स करके जटिल प्रत्यय, मिश्र प्रत्यय बनाती है। बस इतना काम बुद्धि का है। लेकिन बुद्धि में कोई जन्मजात प्रत्यय पहले से नहीं होता, ऐसा लॉक मानते हैं, अनुभववादी दार्शनिक मानते हैं। और वो यह उदाहरण भी देते हैं कि अगर ऐसा रहता तो पागल और मूर्ख व्यक्ति न होते, उन्हें भी ज्ञान हमारी तरह होता।
वैसे ही लाइब्निज की आलोचना होती है। जब लाइब्निज का दर्शन आप देखेंगे, जैसा पहले चर्चा भी हुआ है, लाइब्निज के दर्शन में हम लोगों ने बात की थी कि विंडो के कॉन्सेप्ट की बात हुई थी, सॉरी, चिदनु के सिद्धांत की बात हुई थी, जिसमें हम लोगों ने चिदनु से मिलके इस जगत का निर्माण माना था, और चिदनु को यह कहा गया था कि विंडो लेस है, उसमें कोई भी चीज़ अंदर नहीं आती और बाहर नहीं आती। फिर ये प्रश्न हुआ कि आप यह मानते हैं कि पिरामिडीय स्तर पे जो जिस जगत का को निर्मित आप मानते हैं, उसमें ऐसा मानते हैं आप कि नीचे के स्तर का कोई चिदनु है और उससे ऊपर का स्तर का भी चिदनु है, और बहुत बड़े स्तर पे भी चिदनु सर्वोच्च शिखर पे भी है। यानी कि ये जो बंटवारा है वो चेतना की मात्रा को लेके है, कितना चेतन है, सबसे नीचे कम चेतन, अवचेतन। प्रश्न किया जाता है कि अगर जन्मजात ही ज्ञान हमारे अंदर बीज रूप में सब भरा हुआ है, तो यह अवचेतन की बात कहाँ से आ जाती है? क्यों नहीं सबको चेतना 100% हो जाती है? ये प्रॉब्लम क्यों होती है? लाइब्निज इसका उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर चूंकि जगत का निर्माण करते हैं, तो इसलिए वो पहले से ही ये सामंजस्य स्थापित कर देते हैं। फिर इस बात की आलोचना होती है कि संबंध जब स्थापित कर देते हैं, कम चेतन चिदनु को बनाया है, तो स्पष्ट है कि कुछ चिदनु कम चेतन होते होंगे, कुछ उससे ज्यादा होते होंगे, कुछ बहुत ज्यादा होते होंगे। तो यह आप कैसे कर सकते हैं कि उसके अंदर पूरी तरह से 100% मौजूद है, वो केवल देख नहीं पा रहा है। एक आलोचना इस बात की होती है, और दूसरी इस बात की आलोचना होती है कि कालक्रम में ऐसा लाइब्निज मानते हैं कि बाद में जो चेतना का कम अवबोध हो रहा है नीचे वाले मोनाड को, कालक्रम में उसको उसकी चेतना स्पष्ट होती जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? अगर ईश्वर ने कम चेतना आपके अंदर भरा है और नीचे रखा है मोनाड के स्तर में, पिरामिडीय स्तर में आपको नीचे रखा है, तो फिर आप ऊपर कैसे बढ़ सकते हैं? ये बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती हैं कि ईश्वर ने अगर सामंजस्य भरा भी है, तो आप नीचे रहिए, नीचे के लिए बने हैं, तो फिर आप ऊपर क्यों जा रहे हैं? आप कालक्रम में आप में विकास क्यों हो रहा है? लेकिन लाइब्निज इसको भी पूर्व स्थापित सामंजस्य ही मानते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर के माध्यम से वो इसकी व्याख्या कर देते हैं। लेकिन आलोचना होती है, ये प्रश्न पूछा जाता है, और इसका कोई समुचित उत्तर लाइब्निज के दर्शन में देखने को नहीं मिलता है। फिर सार्वभौमता और निश्चितता की जो बात होती है, उसमें ऐसा देखा गया है कि ज्ञान का जो लक्षण अनिवार्य और सार्वभौम कहा गया है, यह बहुत पहले जिसको अनिवार्य और सार्वभौम ज्ञान माना जाता था, आज के समय में चीजें बहुत सारे ज्ञान के मामले में उल्टी भी हुई हैं। जैसे पहले हम लोग मानते थे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं, बल्कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है। लेकिन आज हम लोग ऐसा नहीं मानते। कोपरनिकसीय क्रांति के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाता। ये माना जाता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर, ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यानी कि ज्ञान की जो सार्वभौमता और अनिवार्यता की बात थी, उस समय जब यह माना जाता था कि पृथ्वी की बजाय सूर्य ही चक्कर लगा रही है, तो वो बात उस समय सार्वभौम और अनिवार्य होनी चाहिए थी। लेकिन क्या वो सार्वभौमता और अनिवार्यता आगे चल के खंडित नहीं हुआ? यानी ज्ञान में नवीनता की ही बात होनी चाहिए। आज जो ज्ञान है, कल वो अज्ञान हो सकता है। आप उसको यथार्थ कुछ समय के लिए कह सकते हैं, जब तक आप अज्ञान में हैं, ऐसा देखा गया है। तो आप जिस ज्ञान को यथार्थ ज्ञान मानते हैं, उसकी कसौटी या पैमाना उसकी अनिवार्यता और सार्वभौमता को बनाते हैं, तो आलोचना करने वाले यह दिखाते हैं कि ऐसा ऐतिहासिक रूप से देखा गया है कि जो ज्ञान पहले अनिवार्य और सार्वभौम होता था, वो बाद में अयथार्थ साबित हुआ, गलत ज्ञान साबित हुआ। फिर एक आलोचना इस बात की भी होती है बुद्धिवादी सिद्धांत की कि ये सिद्धांत कोई नवीन ज्ञान की बात नहीं करता।
यह ज्ञान केवल अनिवार्य और सार्वभौम ज्ञान की बात करता है। तो नवीनता की बात अगर आप ना करें तो आप रोचक भी नहीं रहेंगे और संतोष मतलब आत्मिक संतुष्टि जो शब्द होता है उसमें भी आप असफल रहेंगे। नवीनता की बात नहीं करना ये सबसे बड़ी कमी है इस दर्शन की, बुद्धिवादी दर्शन की, कि ये नवीनता को, जैसा कि कांट के दर्शन में कांट ने जो कहा अभी कुछ देर पहले जिस बात की चर्चा हुई कि ज्ञान को नवीन होना चाहिए, अनिवार्य सार्वभौम तो साथ में नवीनता भी होनी चाहिए। तो ज्ञान को नवीन न मानना ये इनकी एक बड़ी भूल थी और ज्ञान का जो स्वरूप का निर्धारण हो गया था शुरू में, जिसमें नवीनता की बात ही हटा दी गई थी और जो कि आवश्यकता भी थी कि अगर बुद्धिवाद को आप मानते हैं ज्ञान का स्रोत तो नवीनता की बात आप नहीं कर सकते। लेकिन कांट ने बाद में चल के इसमें सुधार भी किया, वो कहे कि नहीं, नवीनता की भी बातें होंगी और साथ में बुद्धि की भी बात होगी, अनिवार्यता और सार्वभौमता की भी बात होगी और इससे दोनों का मिक्सअप से जो ज्ञान बनता है